हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास 6 to 12 की पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अपना क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने भी मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सारे क्लासेस के अलग अलग सेपरेट वीडियोस बने हुए हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और हमने जैसा कि कल क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट भी देख लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो वो परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। या आप यूपीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो आप परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म जैसे हमने अपने काफ़ी क्लास 6 से 10 तक अभी हम लोग देखते आ रहे हैं, तो हम लोग अब इसको थोड़े डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या होता है फेडरलिज्म, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म के कुछ की फीचर्स क्या क्या होते हैं। टू और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि जब भी कोई भी एक पावर या एक अथॉरिटी हम किसी भी एक टायर ऑफ गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, किसी एक सिंगल हैंड्स में नहीं देते हैं। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हमारे डेमोक्रेसी में जो भी पावर्स होती हैं उनको बांट देते हैं। ठीक है, तो जब भी दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट अथॉरिटी किसी भी पावर को आपस में शेयर करती है तो उस टाइप के गवर्नमेंट को हम लोग फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, या फेडरल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन। ठीक है, जो हर अलग अलग स्टेट्स पे या हर अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके क्या है, अपने अपने जुरिडिक्शन होती हैं, अपनी अपनी अलग अलग लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, कोई भी विदाउट लिमिटेशन। ठीक है, तो हर किसी के अपने पावर्स होते हैं, अपनी लिमिटेशंस होती है हर टायर ऑफ गवर्नमेंट की। रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, किस गवर्नमेंट की, किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्या मतलब लिमिटेशंस हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। और किस किस टाइप की गवर्नमेंट होगी, किस लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट वर्क करेगी, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। और उनकी जो पावर्स होती हैं, उनकी जो लिमिटेशंस होते हैं या उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली क्या होते हैं, गारंटी उनको किए जाते हैं कि हाँ आपके ये फीचर्स हैं, आपको ये वर्क करना है, आपकी ये ऑथोरिटी है। ठीक है, the fundamental provision of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government। ठीक है, जो कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोविजंस प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उसको अकेला कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट या कोई एक गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंटर, स्टेट, लोकल, कोई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले क्या कर सकती है, उसको चेंज नहीं कर सकती है, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होती, ये पावर्स नहीं होते हैं। Courts have the power to interpret the constitution and the power of different level of government। ठीक है, कोर्ट के पास ये पावर होती है कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो उनके भी वर्क्स में क्या करे, इंटरप्रिटेट कर सकती है। या कॉन्स्टिट्यूशंस का कोई ऐसा रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ है जिसे चेंज करने की ज़रूरत है, जिसे या देखने की ज़रूरत है, तो वो हमारे कोर्ट का वर्क होता है कि वो उसमें क्या करती है, इंटरप्रिटेट कर सकती है, उसके पास ये ऑथोरिटी होती है, बाकी किसी के पास नहीं होती है। द हाईएस्ट कोर्ट acts as an empire if disputes arises between different level of government in the exercise of their respective power। ठीक है, अगर बहुत सारे लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट है, तो अगर किसी डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में अपने पावर्स को लेके कोई डिस्प्यूट होता है, झगड़े होते हैं, तो वहाँ पे वो झगड़ों को सॉल्व कौन कराता है, तो वहाँ पे वो जो हाईएस्ट कोर्ट होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहाँ का जो भी हाईएस्ट कोर्ट होता है या हमारा जो हाईएस्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इन लोगों के, इन कोर्ट्स वो क्या करती है, उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराने का काम करती है, एज एन एम्पायर वर्क करती है। Sources of revenue of each level of governments are clearly specified
टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, किस स्टेट को, किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट को किस तरीके से क्या किया जाएगा, फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा, उनके रिवेन्यू के सोर्स कौन कौन से होंगे, उनको पैसे कहाँ कहाँ से मिलेंगे, ये चीज़ें काफ़ी क्लियरली उनको पहले ही मेंशन कर दी जाती है, ताकि वो क्या कर सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, और उनको अपनी जो चीज़ें हैं, वर्क है, वो उनको काफ़ी अच्छे से पता हो। ठीक है, ताकि वो इंटरडिपेंडेंट होने के चक्कर में वर्क क्या करे, गलत ना करे। The federal system thus has dual objectives to safeguards and promote unity of the country। ठीक है, जो फेडरल सिस्टम होता है वो एक मतलब उसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला क्या होता है कि वो हमारे जो कंट्री की यूनिटी को, ठीक है, एकता को हमेशा क्या करता है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, प्रमोट करने की कोशिश करता है, और सेफ करने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब प्रोटेक्ट और प्रमोट करने की कोशिश करता है कि जो भी एकता है वो बनी रहे और आगे भी ऐसी ही एकता रहे, और इस एकता के बीच में कोई भी क्या हो, बाधा ना आए। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। ठीक है, और उसी टाइम जो हमारे कंट्री में रीजनल डाइवर्सिटी है, रीजनल डिफरेंसेस हैं, उनको भी क्या करता है, सॉर्ट आउट और मेंटेन करके रखने की कोशिश करता है। An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together। ठीक है, एक आइडियल फेडरल सिस्टम होता है, उसके दोनों एस्पेक्ट्स को उसको लेके चलना। मतलब आइडियल फेडरल सिस्टम में क्या होता है, लोगों के बीच में जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनके बीच में क्या होता है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट भी बना होता है, और वो लोग एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि वो लोग हाँ साथ में रहेंगे। ठीक है, व्हाट इज फेडरलिज्म? अब फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। ठीक है, फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पे क्या होती है, पावर्स को अलग अलग अथॉरिटी में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और कंट्री के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो अलग अलग सेंट्रल अथॉरिटी होती है, उन सब में क्या किया जाता है, पावर्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब फेडरेशन हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो फेडरेशन है उसमें दो गवर्नमेंट क्या होती हैं, दो लेवल्स पे होती हैं। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। और ये दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स दी जाती है। ठीक है, कि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही सेपरेट होते हैं। मतलब उनकी जो पावर्स होती हैं वो बता दिया जाता है कि आप इस मैटर में बोल सकते हो, आप इस मैटर में बोल सकते हो, आप इस मैटर में बोल सकते हो, डिस्प्यूट्स होगा तो आप दोनों बोल सकते हो। मतलब हर कुछ क्या किया गया है, काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया गया है, ताकि इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट होने के चांसेस ना हो। कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, अब फेडरेशन की और ऐसा कुछ बताया गया है, द एक्स्ट्रा बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। ठीक है, मतलब इसमें जो बोला गया है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बैलेंस होता है या पावर शेयरिंग होती है, ठीक है, वो ऐसा है कि हमारे कंट्री में अलग है तो दूसरे कंट्री में अलग हो सकता है। ठीक है, कंट्री वाइज ये क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे में फेडरेशन का मतलब ये है तो हर जगह फेडरेशन का मतलब ये होने, ये मतलब स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। This balance depend mainly on the historical context in which the federation was forced। ठीक है, ये बैलेंस हमेशा क्या होता है, उसके हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली में वहाँ पे क्या चलते आ रहा है, किस तरीके से वहाँ फेडरेशन लागू हुआ है और किस वजह से हुआ है, और फेडरेशन का वहाँ मेन वर्क क्या है और क्या वहाँ पे पीढ़ियों से या सालों से होता आ रहा है। There are two kinds of routes through which federation has been formed। ठीक है, दो ऐसे तरीके होते हैं, दो ऐसे रास्ते होते हैं जो हम जिस तरीके से जिस रास्ते से हम क्या कर सकते हैं, फेडरेशन को बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। The first route involves independent states coming together
ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। ठीक है, पहला रूट ये होता है कि जो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो एक साथ आए और वो लोग मिल के क्या करें, एक बड़ा यूनिट बनाए मिल के। ठीक है, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। ठीक है, जो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो लोग साथ में आएंगे, जब वो लोग क्या हो जाएंगे, जब साथ में आएंगे तो काफ़ी पावरफुल बन जाएंगे। तो वो लोग पावर का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने जो स्टेट्स की है वो लोग एक साथ वर्क भी कर सकते हैं और अपने स्टेट की क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी को भी मेंटेन करके रख सकते हैं। This type of coming together federation include the USA, Switzerland and Australia। ठीक है, पहला टाइप क्या है, जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है वो हमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड में हमें इसी टाइप का फेडरेशन देखने को मिलता है। In the first category of federation, all the constituent states usually have equal power and are strong vis-a-vis the federal government। ठीक है, जो फर्स्ट कैटेगरी है फेडरेशन की, वो जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं उन सबको क्या करता है, एक ही तरीके के पावर्स देता है और ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। दूसरा तरीका क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या है, द सेकेंड रूट इज वेयर a large country decide to divide its power between the constituent states and the national government। ये दूसरा रूट है जहाँ पे क्या किया जाता है, जो एक ऑलरेडी बड़ी कंट्री है वो क्या करती है, वो ये डिसाइड करती है कि वो अपने पावर्स को अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज या जो नेशनल गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरीके से क्या कर देगी, शेयर कर देगी। ठीक है, एक कंट्री है उसके पास बहुत पावर है, फिर वो क्या करती है, बोलती है कि मैं अपने पावर्स को अलग अलग स्टेट्स में, नेशनल गवर्नमेंट में, कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करूंगा। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, इंडिया, स्पेन और जो बेल्जियम है ये एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का। ठीक है, in this second category the central government tend to be more powerful विज द स्टेट्स। ठीक है, जो इस सेकंड कैटेगरी है इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावरफुल माना जाता है स्टेट के कंपैरिजन में। ठीक है, स्टेट्स के कंपैरिजन में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग यूनिट्स होते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और सबके पास अनइक्वल पावर होता है। ऐसा नहीं होता है सबके पास इक्वली पावर्स होता है, किसी को कुछ पावर्स दिए जाते हैं तो किसी को कुछ पावर्स दिए जाते हैं। ठीक है, सम यूनिट्स आर गारंटीड स्पेशल पावर्स, लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जिनको एक स्पेशल पावर्स या स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। वॉट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, हम ऐसा क्या है हमारे इंडिया में जो हमारे इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया को क्या बोलती है, स्टेट्स का यूनियन, मतलब सारे स्टेट इकट्ठा हैं। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स बताती है। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन वर्ड यूज नहीं है। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरेशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी इंडियन है, इंडिया है, वो हमेशा क्या है, फेडरेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। लेकिन हमारा इंडिया फेडरेशन वर्ड कहीं भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूज नहीं करता है। The Constitution originally provided for a two-tier system of government, the union government और what we call the central government। ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें दो तरीके की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, टू टायर सिस्टम प्रोवाइड करती है। फर्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं और दूसरा है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लेटर a third tier of federalism was added in the form of पंचायत and municipalities। कुछ साल बाद क्या किया, तीसरा टायर भी उसने ऐड किया जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायत या म्यूनसिपालिटीज़। ठीक है, उसने ये भी चीज़ें ऐड की।
The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative power between the union government and the state government. Thus, it contains three lists. ठीक है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट उसको तीन तरीके से क्या कर दिया, उसमें पावर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसमें तीन लिस्ट में आती हैं। ठीक है, तीन लिस्ट होती हैं। तीनों लिस्ट में क्या क्या बातें हैं वो हम पढ़ते हैं। पहला हमारा यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होता है? इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, यूनियन लिस्ट हमारा किसके लिए होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस मुद्दे पे बात करेगी, उसके पास क्या अथॉरिटी है, ये सारी चीज़ें यूनियन लिस्ट में लिखी होती हैं। ठीक है, तो इसमें पहला सब्जेक्ट होता है नेशनल इंपॉर्टेंस। अगर कोई भी चीज़ें नेशनल इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पे होती हैं, जैसे कि डिफेंस, कंट्री की सिक्योरिटी, तो उस बात में हमारी यूनियन गवर्नमेंट पार्ट ले सकती है। फॉरेन अफेयर्स, कोई भी ऐसे रिलेशंस है जो फॉरेन के साथ हैं, तो उसमें हमारी यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बात करेगी। बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, बैंक से रिलेटेड कोई बात होगा या करेंसी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होंगी तो उनको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? हैंडल करेगी। They are included in the list because we need a uniform policy on these matters throughout country. ठीक है, हमने इन सारी चीज़ों को इस लिस्ट में इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्म, एक जैसा पैटर्न चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं कि अगर स्टेट के लेवल पे अलग हुए और कंट्री के लेवल पे अलग हुए या स्टेट टू स्टेट अलग हुए तो डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। हमें इन चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी, पूरे कंट्री में एक ही नियम होना चाहिए इन सब बातों से रिलेटेड, इसलिए इन चीज़ों को हमने क्या किया? यूनियन लिस्ट में रखा। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी वर्क करती है वो पूरे नेशन के लिए करती है, पूरे कंट्री के लिए करती है। दैट्स वाई कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो यूनियन लिस्ट में होते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। ठीक है, जो भी मैटर्स यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं उस पर क्या कर सकती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट? अकेले क्या कर सकती है? अपनी सहमति से कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस या लॉज को बदल सकती है या नए लॉज ला सकती है इन मैटर्स पे से। नेक्स्ट लिस्ट है हमारे पास स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या बताता है? कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस। ठीक है, ऐसे इसमें चीज़ें होती हैं जो स्टेट के लेवल पे होती हैं या उनकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो लोकल लेवल पे होती है। ठीक है, सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ठीक है, जो भी पुलिस के मैटर्स होते हैं, बिजनेस के मैटर्स होंगे, कॉमर्स के मैटर्स होंगे, एग्रीकल्चर या इरिगेशन से कोई भी मैटर होगा तो वो क्या कर सकती है? स्टेट अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकती है? उसको ढाल सकती है, क्योंकि स्टेट्स को ज़्यादा अच्छा पता होता है कि उनके स्टेट में कैसी चीज़ें चल रही हैं, किस टाइप की फैसिलिटीज़ उनको अवेल कराने हैं। The state government alone can make laws relating to the subject mentioned in the state list. ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो भी चीज़ें स्टेट लिस्ट में होती हैं वो क्या कर सकती हैं? स्टेट गवर्नमेंट अकेले क्या कर सकती है? उन चीज़ों में रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती हैं। वेट अ मिनट फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या है? includes subject of common interest to both the union government as well as the state government. ठीक है, इसमें ऐसे मैटर्स होते हैं जिन पे क्या करती हैं? दोनों बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और हमारा यूनियन गवर्नमेंट भी। ठीक है, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। ठीक है, जैसे पढ़ाई का मुद्दा हो गया और पुरखों का मुद्दा हो गया, अडॉप्शन से रिलेटेड बात हो गई, मैरिज से बात हो गई, तो इसमें क्या होते हैं? दोनों लोग बैठते हैं और फिर क्या करते हैं? कोई डिसीजन लेते हैं। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में जो भी मैटर्स, मुद्दे होते हैं उसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके क्या करती हैं? डिसीजन लेती हैं। If their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. ठीक है, लेकिन अगर इन मुद्दों में भी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो जो बात सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी, जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, उसको ही क्या किया जाएगा? माना जाएगा।
फिर कुछ ऐसे रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं? वॉट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ थ्री लिस्ट, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स का क्या, उन मुद्दों का क्या, उन सब्जेक्ट्स का क्या जो इन तीनों लिस्ट में ना हो। और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, ठीक है, या उन जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुद्दा, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो उन सब मुद्दों का क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया हो। तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग द यूनियन गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, साथ में क्या करती है, इन बातों का फैसला करती है, और इक्वल पावर्स नहीं होते हैं, ठीक है, इक्वल पावर नहीं होते कि ये पावर स्टेट के पास भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी इक्वल पावर्स नहीं होते हैं, मेन पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास हमारे होता है। बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो अब हम यहाँ पढ़ेंगे। वेरी लिटिल पावर यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि हमने देखा है कि जो यूनियन टेरिटरीज है वो उनको काफ़ी कम पावर्स दी गई हैं किसी भी मैटर में। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो भी पावर शेयरिंग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में की जाती हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ये ईजी नहीं होता है कि आप इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को जो अरेंज किया गया उसको आप बहुत ईजिली क्या कर सको, चेंज कर सको। द पार्लियामेंट कैन नॉट एंड ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, जो पार्लियामेंट होती है वो सिर्फ अकेले क्या कर सकती है, इस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकती है। Any change to it has to be first passed by both the houses of the parliament with at least 2/3 majority, ठीक है, अगर इस अरेंजमेंट में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में कोई भी चेंजेस लाने हैं तो सबसे पहले वो जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों हाउसेज में कम से कम 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है, वहाँ की जितनी सीट्स होती हैं उसमें 2/3 मेजोरिटी के साथ क्या होना चाहिए, वो पास होना चाहिए। then it has to be ratified by the legislature at least half of the total states, ठीक है, जितने स्टेट्स हैं उनके हाफ कम से कम लेजिस्लेचर के थ्रू क्या होने चाहिए, फिर रेटिफाइड होने चाहिए। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, अब जो फेडरलिज्म है उसको प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, ठीक है, उसको कैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फोर्स में लाते हैं। पहला होता है हमारे पहले टाइप के क्या होते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स होते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, ठीक है, हमने जो लिंग्विस्टिक बोलने उनकी लैंग्वेज क्या है उस आधार पे जो हमने स्टेट्स बनाए हैं तो उसमें क्या है हमारे जो कंट्री को क्या किया है, ज़्यादा यूनाइटेड किया है, एक साथ किया है, ठीक है। It has also made administration easier. Language policy. There are 21 other languages recognized as a scheduled language by the Constitution. ठीक है, इसने क्या किया है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी इजी कर देता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पे बंगाली बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है उसके लिए क्या हो जाता है, कोई भी पॉलिसी बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 21 ऐसे और लैंग्वेजेस हैं जिनको एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो होते हैं उससे भी काफ़ी क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, हमारे इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होता है, क्या है, कैसे होता है, देखते हैं। अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, हमारे जो गवर्नमेंट सिस्टम में, हमारे जो पावर सिस्टम में क्या है, तीसरे टायर की जो गवर्नमेंट है उसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problem and issues which are best settled at the local level, ठीक है, मतलब हमने ये थर्ड लेवल क्यों बनाया, ठीक है, डिसेंट्रलाइज, अब सेंटर स्टेट से हमने लोकल लेवल पे चीज़ें शिफ्ट क्यों की, क्योंकि यहाँ पे ये माना जाता था कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज ऐसे हैं जिनको लोकल लेवल पे ज़्यादा अच्छे से क्या किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है, क्योंकि एक स्टेट नहीं जानता है कि लोकल मतलब एक पर्टिकुलर विलेज या एक पर्टिकुलर
जगह पे क्या हो रहा है, वो लोकल जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, वहाँ के पंचायत म्यूनसिपालिटीज़, वो लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। वो वहाँ के कल्चर को जान रहे हैं, सोसाइटी को जान रहे हैं, तो वो उस हिसाब से क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज़, ठीक है, जो लोग हैं उनको अपने लोकेलिटीज़ के बारे में ज़्यादा पता होता है। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफ़िशियंटली, ठीक है। उनको एक एक गली, एक एक रोड, एक एक मोहल्ले के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होता है, तो उनको ये बातें भी काफ़ी अच्छे से पता होती हैं कि वो कहाँ पे अपने पैसे को स्पेंड करें कि उस चीज़ का क्या हो सके, इफ़िशियंटली यूज़ हो सके। Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making, ठीक है। लोकल लेवल के में ये भी होता है कि ये पॉसिबल हो जाता है कहीं ना कहीं कि जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी डिसीजन हो रहा है तो वो डायरेक्टली जाके पार्ट ले सकते हैं। दिस हेल्प्स टू इंक्लूड अ हैबिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेट हैबिट होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हैबिट्स होती है लोगों की कि हर चीज़ में पार्ट लेने की हैबिट्स क्या करता है, बढ़ाता है कहीं ना कहीं। अ मेजर स्टेप्स टूवर्ड डिसेंट्रलाइज वॉज टेकन इन 1992, ठीक है। बहुत मेजर स्टेप क्या किया गया था, वास्ट स्टेप डिसेंट्रलाइजेशन का 1992 में ही लिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था ताकि जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है उनको भी क्या कर सके, अच्छी खासी पावरफुल और इफेक्टिव वे में लाया जा सके, वर्क कराया जा सके। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनली ज़रूरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है, ठीक है, कि रेगुलर इलेक्शंस लोकल गवर्नमेंट में भी क्या हो सके, रेगुलर इलेक्शन हो। Seats are reserved in the elected bodies and the executive head of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं यहाँ पे, उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं इस लेवल पे भी। जो शेड्यूल्ड कास्ट, SC ST या कोई भी OBC अदर बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके लिए कुछ सीट्स इसमें रिजर्व्ड होती हैं। एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजिशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, और जितने भी पोजिशंस इसमें होते हैं उसमें कम से कम 1/3 1/3 पार्ट क्या होता है, वुमेन के लिए रिजर्व्ड होता है। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct panchayat and municipal elections, ठीक है। हर कम मतलब हर जगह क्या किया गया, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का क्या किया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, उसको हेड किया गया है कि आप क्या कर सके, रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन करा सकें, ठीक है, और पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन हो। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रिवेन्यूज विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को क्या होता है, अपनी कुछ पावर्स और अपने कुछ रिवेन्यूज, पैसे लोकल गवर्नमेंट के साथ क्या करने पड़ते हैं, शेयर करने पड़ते हैं, ताकि वो भी क्या कर सके, वर्क अच्छे से कर सकें। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। जो ये शेयर होता है, पावर शेयरिंग या रिवेन्यू शेयरिंग, वो स्टेट्स अपने अकॉर्डिंग कर सकती है और स्टेट टू स्टेट ये अलग भी होता है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट हम लोग किस पे, 3 लेवल पे देखते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल, या जिला डिस्ट्रिक्ट परिषद, जो कि हमने क्लास 6 में काफ़ी अच्छे से इसको कवर किया है। म्यूनसिपालिटीज़ आर सेट अप इन टाउन्स, जो टाउन्स में सेट्स होते हैं वो म्यूनसिपालिटी सेट्स होते हैं, ठीक है। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो बिग बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं उन वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनता है। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, और म्यूनसिपैलिटी का जो हेड होता है वो कौन होता है, म्यूनसिपल चेयरमैन होता है। इन अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर, और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिसर होता है, ठीक है, उस ऑफिसर्स को हम लोग मेयर भी क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है।
तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। लेकिन अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर किसी भी बच्चे को क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो वो परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। या कोई भी बच्चा यूपीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहा है, उसको किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो वो परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड सपोर्ट मी।